हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम राष्ट्रीय आय चैप्टर को कवर करेंगे। चूंकि हम ये महेश और सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं, जो कि प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। चूंकि एनसीईआरटी के प्रश्न हैं तो एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। इससे हमारे एनसीईआरटी के प्रश्न भी तैयार होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ नोट दिया है। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष हमारे यहाँ क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होती है। अर्थात जैसे हमारा ये देश है, तो इस देश में जैसे छोटे छोटे कहीं भी हैं, सब राष्ट्रीय हो गए, कहीं भी उत्पादन हो, उसमें बताया गया है कि एक वर्ष में हमारे यहाँ हम देखते हैं ना कि जब बजट पेश किया जाता है तो वो नया बजट का जो पैसा होता है वो 1 अप्रैल से उससे खर्च किया जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष माना जाता है हमारे यहाँ। तो उसमें बताया गया है कि जो भी वस्तु इतने इस समय के बीच में उत्पादित की गई, तो उत्पादित वस्तु नहीं, उत्पादन तो हो लेकिन उसका एक मौद्रिक मूल्य हो, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, उसे ही हम राष्ट्रीय आय की संज्ञा देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय आय क्या है, घरेलू आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को सम्मिलित किया जाता है। जैसे हमारे देश में जो आय प्राप्त होती है वो, और जो विदेशों से भी शुद्ध आय प्राप्त होती है। शुद्ध आय का अर्थ यह हुआ कि जैसे हम विदेशों से कमा के भी लाएं और हमारे देश से कुछ लोग कमा के भी ले गए, तो अगर हम देखते हैं कि जाने वालों की संख्या, ले जाने वालों की संख्या, लाने वालों की संख्या की तुलना में कितना कम या ज़्यादा है, उसे ही हम शुद्ध कारक आय बोलते हैं। आगे है यहाँ पे अब प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली है उसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो है साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। कि राष्ट्रीय आय को किस तरीके से लेखा जोखा किया जाए, इसके जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। आगे देखते हैं, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसकी बात हो रही है। 1949 में जो भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति है पहली, उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे पीसी महालनोबिस। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इन्हें ही जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसके ये मॉडल तैयार किए थे। तो पीसी महालनोबिस, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो महालनोबिस पर आधारित थी, और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस की जो राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जो पीसी महालनोबिस मॉडल शुरू किया गया वो 1956 से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। आगे है, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि है वो काफी कम दर से वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर। इसमें है कि हमारे यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है, जो उसकी वृद्धि है, वृद्धि तो हो रही है लेकिन वृद्धि बहुत कम मात्रा में हो रही है, बहुत धीरे हो रही है। वो किस कारण है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत अधिक बढ़ रही है, जिस कारण जो प्रति व्यक्ति आय है उसकी जो वृद्धि दर है वो कम है। आगे है, भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत सर्वाधिक योगदान करता है। बचत में सबसे अधिक योगदान कौन सा जो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है वो करता है, वो घरेलू क्षेत्र है। डोमेस्टिक क्षेत्र में बचत सर्वाधिक किया जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। आगे है, भारत की
घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? जो भारत में घरेलू बचत है उसमें सर्वाधिक हिस्सा भौतिक परिसंपत्तियों का है, फिजिकल एसेट्स का है। जैसे कहीं जमीन हो गया, कोई परिसंपत्ति हो गई, इसका सबसे अधिक योगदान है। आगे है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? सबसे कम बिहार में है और सबसे अधिक गोवा में माना जाता है। ये डाटा चेंज होता रहता है तो आप नया देख लीजिएगा। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा वर्ष 1867-68 में किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। उन्होंने कहा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया गया है। तो आप कितने फैक्ट याद रखेंगे कि जो प्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है। आगे है, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वह गोवा में है। सबसे कम बिहार में है, सबसे अधिक गोवा में है। आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा किया जाता है। CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। आगे है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात CSO और NSSO का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित करने का निर्णय किया गया है? तो वो है CSO और NSSO को मिलाकर एक नई संस्था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाया जाएगा। CSO और NSSO को मिलाकर NSO बनाया जाएगा। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें कितने फैक्ट याद रखेंगे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। किस उपलक्ष्य में? तो वो PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे, क्योंकि PC महालनोबिस को जो राष्ट्रीय आय समिति है उसके ये जन्मदाता थे। उन्होंने सबसे पहले जनगणना भारत में आज़ादी के बाद करने के लिए प्रयास किया। जनगणना नहीं, आय गणना, सॉरी। आगे है, यहाँ पे है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। माना जाता है कि जिस तरीके से हिंदू वृद्धि दर होती है अपनी घिसी पिटी प्रथाओं में अभी पड़ी है, उसी तरीके से राष्ट्रीय आय भी अभी अपनी घिसी पिटी प्रथाओं में ही पड़ी हुई है। आगे है, MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया? तो वह कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो ये करंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे है, एक खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य है कि उसमें उपभोग होगा, सकल निवेश होगा, सरकारी व्यय होंगे, निर्यात होगा और आयात होगा। इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि CIG + X - M, जिसमें उसको बताया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में उपभोग शामिल होता है, सकल निवेश शामिल होता है, सरकारी व्यय शामिल होते हैं। उसमें हम जोड़ते हैं क्या? निर्यात और आयात को हम घटा देते हैं। जो शुद्ध विदेशी आय होती है उसे हम GDP में शामिल करते हैं। जहाँ C का अर्थ होता है कंजम्पशन, I का अर्थ होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G का अर्थ होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, X का अर्थ होता है एक्सपोर्ट, M का अर्थ होता है इम्पोर्ट। आगे है, सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के आधार पर
विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वर्तमान में पांचवी हो गई है। आगे है जर्मनी को पीछे छोड़कर। आगे है मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को क्या कहा जाता है? जिसमें मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल किया जाता है, तो ऐसी जीडीपी को क्या कहते हैं? ऐसी जीडीपी नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। क्योंकि जीडीपी वगैरह के बारे में है आगे लेक्चर्स में देखेंगे थोड़ा डिस्क्राइब कर करके। आगे है इसमें ये होता है कि नॉमिनल जीडीपी का अर्थ यह हुआ कि जैसे मुद्रास्फीति में हुआ कि महंगाई बढ़ गई है, कोई वस्तु 10 रुपए की थी अब वो 20 में मिलने लगी है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हुई, नहीं, उसमें महंगाई बढ़ी है इसलिए पैसे में वृद्धि दिखी जा रही है। और मुद्रा संकुचन, पहले कोई चीज 10 की थी और अब 5 की हो गई है, तो कहीं ना मुद्रा सिकुड़ गई है, तो भी कोई ये नहीं कि उत्पादन कम हुआ, वही है, बस मुद्रा की कीमत कम हो गई है। वहीं अगर पहले कर 10 रुपए लगता था, अब 5 रुपए लगता है, मिलता तब भी 10 रुपए ही है। तो ऐसा अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव से, जिसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, कि वो नाम मात्र का देखने में बढ़ता है, वास्तविक रूप से नहीं। आगे है भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग? वो है सेवा क्षेत्र। भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, फिर उद्योग का है और इसके बाद कृषि का है। तो सबसे कम कृषि का है, इसके बाद उद्योग का है और सबसे अधिक सेवा क्षेत्र का है भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। आगे है भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितना प्रतिशत योगदान देती है? लगभग 46% योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का है भारतीय जो राष्ट्रीय आय है उसमें। आगे है सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी जिसे कहते हैं, वो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है कि जो राष्ट्रीय उत्पाद है, हमारे राष्ट्र में जो उत्पादित हुआ है, जो नागरिकों के द्वारा उत्पादित हुआ है, नागरिकों के द्वारा विदेशों में भी जो उत्पादित होता है वो राष्ट्रीय आय में ही शामिल होता है। तो वो क्या है? वो है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन होता है। आगे है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। ये है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें CSO और NSSO को मिलाकर अब NSO स्थापित कर दिया गया है, जिसमें NSSO की स्थापना 1950 में हुई थी। आगे है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? वो थी सी रंगराजन समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया था। आगे है सी रंगराजन को आप याद रखिएगा, ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। आगे है जीडीपी आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष मान लिया गया है? 11 और 12, 2011-12 को, जैसे जीडीपी इससे पहले 2005 और 4 और 5 के आधार पर हम जीडीपी का निर्धारण करते थे कि वर्तमान की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई, लेकिन अब हम इस आधार वर्ष को बदलकर 2011-12 कर दिए हैं। अब जीडीपी, वर्तमान की जीडीपी को हम 2011-12 की तुलना में निर्धारित करते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है। आगे यहाँ पे एक नोट है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, जिसे हम इंग्लिश में CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन या कार्यालय, CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 17-18 करने का प्रस्ताव किया गया है कि जो आधार वर्ष 2011-12 है उसे बदलकर 17-18 कर दिया जाना चाहिए। यह हुआ नहीं है, अभी प्रस्ताव रखा गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय से संबंधित एक छोटा सा लेक्चर था, जिसको हम
कम समय में ही प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लिए हैं, जहां आवश्यक हुआ कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चले हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।